अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 की उर्दू की तैयारी 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। माक़बल में हमने 3 चैप्टर पढ़ा दिया और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब सबको हमने अपलोड कर दिया इस चैनल पे। और आज हम आपके दरमियान जो लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर, यानी कि आप कह लीजिए अपनी किताब के अंदर आप देखेंगे तो आप बताइए कि अंदर तकरीबन कितने 11 सवाल दिए गए हैं, उसको देखेंगे पूरे हल के साथ। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर तकरीबन 8 सवाल दिए गए हैं, उसको देखेंगे, ठीक है ना। यानी आज के सबक के अंदर मुख्तसर गुफ्तगू और आप बताइए के अंदर जितने भी सवाल दिए गए हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हर वो बच्चा जो ख्वाहिशमंद है, जो अपनी तैयारी करना चाहता है, इस चैनल के माध्यम से वो अपनी तैयारी को मुकम्मल बना सके, मुकम्मल कर सके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में लिख रखा है हमने कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। क्या है भाई? सबसे पहले नंबर में हमने लिख रखा है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, यानी इस्तिलाह में भूख तोड़ने को क्या कहते हैं। तो उसके जवाब में जिक्र किया भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह जो है वो नाश्ता है, यानी कि नाश्ता जो होता है ना वो भूख को क्या कर देता है भाई। इस्तिलाह में उसको यूँ समझा जाता है कि ये नाश्ता जो होता है वो भूख को तोड़ देता है, और तोड़ने से मुराद क्या होता है, यानी भूख को ख़त्म कर देता है। समझ रहे हैं। अगला सवाल यह कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे। क्या कहा कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे। कौन कौन सी ज़बान? अरबी, फ़ारसी और उर्दू, अंग्रेज़ी, ठीक है ना। यानी कि ये 4 ज़बानें जो थी, इन चारों ज़बानों की वो क्या थे? माहिर थे, बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं सवाल नंबर 3 है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। क्या कहा कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो उसके जवाब में जिक्र किया अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। चूँकि फतूर के माना भी क्या होता है? फ़तर यफ्तिर फ़तरन, फतूरन के माना आता है तोड़ना। जब आप अरबी पढ़ेंगे, नौ सर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बज़ाब्ता ये इसके सेगा और इसके फेल वगैरह भी आता है, ठीक है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फतूर क्या कहा? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है फतूर के माना बताइए। क्या कहा कि फतूर के माना बताइए, फतूर का क्या माना है। तो उसके जवाब में जिक्र किया फतूर के माना तोड़ने के हैं। क्या ये फतूर के जो माना है वो क्या है भाई? तोड़ने के हैं। सवाल नंबर 5 कहता है लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है। क्या पूछा है कि लफ्ज़ निहार जो आप देखते हैं कहते हैं ना कि निहार मुँह, ये चीज़ कर लेना, फलाना चीज़ कर लेना। तो लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया फ़ारसी और हिंदी के अंदर। किसके अंदर? फ़ारसी और हिंदी के अंदर लफ्ज़ निहार जो होता है वो इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसका माना क्या है। क्या कहा? तलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसका माना क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उसका माना रंगा है। क्या है भाई साहब? उसका माना जो होता है वो रंगा होता है। सवाल नंबर 7 कहता है कि सुर्खी से क्या मुराद है। तो उसके जवाब में जिक्र किया सुर्खी से उन्वान मुराद है। क्या है? उन्वान मुराद है। हम चैप्टर जो पढ़ाए थे तो उसी के अंदर हमने आपको बता दिया था कि सुर्खी क्यों कहा गया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक सफ़ेद ये बोर्ड देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम लिख देते हैं स्याही से तो क्या कर देते हैं? इसको सुर्ख कर देते हैं, यानी इसको लाल कर देते हैं, ठीक है ना। इस एतबार से इसको सुर्खी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मुराद है आपकी किताब के अंदर वो उन्वान मुराद है, यानी कि एक क्या भाई, एक चैप्टर का लीजिए उन्वान, एक सब्जेक्ट, एक मौजू मुराद है। उसके बाद 8 नंबर सवाल कहता है अहदी। देखिए हा के ऊपर जज़म के साथ अहदी और हा के ऊपर ज़बर अहदी में अहदी के फ़र्क को वाज़े कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़े कीजिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया अहदी के माना सुस्त और काहिल के हैं और अहदी का माना अकेला है। क्या भाई साहब? अहदी यानी हा के ऊपर ज़बर के साथ अकेला होता है और हा के ऊपर जज़म के साथ क्या होता है? ये सुस्त और काहिल के होता है। सवाल नंबर 9 में है
کہ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے. ایک ہوتا ہے قلعی پھیرنا اور ایک ہوتا ہے قلعی کھولنا. تو ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے. کیا بھائی؟ قلعی کھولنا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا. اور قلعی پھیرنا کے معنی ہوتا ہے کسی کے عیب کو چھپانا ہے. کیا بھائی؟ یعنی قلعی پھیرنا میں کسی کے عیب کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوگا. اور قلعی کھولنے کے معنی جو ہوگا کسی کے عیب کو ظاہر کر دینا. سوال نمبر 10 کہتا ہے قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا قلعی کو عربی میں لسان، لسان کے معنی زبان، اور فارسی میں رنگا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ فارسی میں رنگا کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ اگلا سوال 11 نمبر سوال ہے کہ پورب پچھم کی زبانوں سے مصنف کون سی زبانیں مراد لیا ہے؟ یعنی کہ پورب پچھم کی زبانوں سے مراد جو ہے مصنف کی کون سی زبانیں مراد ہوتی ہے، کون سی زبانیں مراد لی ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا پورب سے مراد عربی زبان ہے. کیا بھائی؟ پورب سے مراد عربی زبان ہے اور پچھم سے مراد جو ہے وہ انگریزی زبان ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی کو یہاں پہ اس کے جواب میں ذکر کیا کہ پورب سے مراد مصنف کی مراد عربی زبان ہے، یعنی عربی ہے، اور پچھم سے مراد انگریزی زبان ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ رہا 11 نمبر سوال تک. یعنی آپ بتائیے کہ اندر 11 نمبر سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا. چلیے اب اس کے آگے ہم مختصر گفتگو دیکھ لیتے ہیں. چلیے مختصر گفتگو کے اندر بیان کیا ہے. سب سے پہلا نمبر سوال ہے کہ کیا سوال ہے بھائی صاحب؟ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ کیا پوچھا ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات کو واضح کیجیے. یعنی پیٹ کے لیے جو سب سے عمدہ اور سب سے مفید جو کھانا ہے تو جس کے بارے میں سید سلیمان ندوی صاحب نے کہا ہے اس کو واضح کیجیے. تو اس کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ پیٹ سے مراد جو ہے پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے. اس سلسلے میں مختلف لوگوں کا جواب مختلف ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس لیے کہ سبوں کے تجربات و مشاہدات کھانے کے لیے سلسلہ میں یکساں نہیں ہوتے ہیں. جہاں تک سید سلیمان ندوی کی بات ہے تو اس سلسلے میں ان کا خیال یہ ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے. کیا ہے؟ یعنی پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی زیادہ ضروری ہے تو وہ کیا ہے بھائی صاحب؟ ناشتہ ہے. صبح سویرے پیٹ میں کچھ کھا لینے سے دن بھر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے. یعنی کہ صبح سویرے آدمی پیٹ میں جب کچھ کھا لیتا ہے تو وہ دن بھر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی دن کو بتاتا ہے. اگلا سوال کہتے ہیں سوال نمبر 2 ہے کہا بابو کہ سید قلیہ سے مراد قلیہ سے کیا مراد ہے؟ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قلیہ ایک لفظ ہے، اس سے قلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، قلیہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا ہمارے ہندوستانی تہذیب میں قلیہ قورمہ عام کھانا ہے اور روز مرہ کے استعمال میں ہے. قلیہ کی بظاہر شکل تو عربی ہے لیکن اس کا معنی عربی نہیں ہے. عربی میں اس کی شکل قلیہ ہو سکتی ہے جو قلی سے بنا ہے. قلی فعل ہے جس کے معنی بھوننا ہے. کیا فعل ہے؟ قلی، قلا قلی قلن، یہ قلا یقلی فعل ہے جس کے معنی بھوننا ہے. اس طرح بھونے ہوئے گوشت کو قلیہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ قلیہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ یوں دیکھ لیجئے، یوں سمجھیے کہ لفظ قلیہ جو ہے اس کی تحقیق یہاں پر کر کے صاحب کتاب نے آپ کے درمیان پیش کر دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ سوال نمبر 3 کہتے ہیں کہ نئے اور پرانے، کیا کہا؟ نئے اور پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجیے. یعنی کہ نئے لفظ سے اور پھر پرانے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کا جائزہ لیجیے. تو اس کے جواب میں ذکر کیا آج کل زبانوں میں ایک لفظ سرخی رائج ہے. یعنی ایک لفظ جو ہے زبانوں کے اندر ایک لفظ سرخی رائج ہے جو مضمون کی سرخی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لفظ سرخی جو ہے وہ مضمون کے استعمال کے لیے ہوتا ہے. سرخی لفظ سرخ کا صفت ہے اور سرخ کے معنی لال رنگ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں مضامین لکھنے کے دوران مضامین کے عنوان کو امتیاز پیدا کرنے کے لیے
सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे। नए दौर में जब छापा खाना ईजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगे, खा आप उसको काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखे। देखिए यानी कि होता है ना, कुछ किताबों से पहले यानी कुछ ज़रूरी चीज़ों से पहले उसका हेडिंग जो डालना होता है तो पहले ज़माने में लाल कलम से लिखा जाता था, यानी लाल स्याही से लिखा जाता था, ठीक है ना, ताकि वो ज़ाहिर हो जाए और साफ साफ दिख जाए। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया तो अब इसका नाम भी क्या हो गया, बदल गया। आज जो सुर्खी कहते हैं वो लिखे हुए पूरे सफ़हात को क्या कहा जाता है, सुर्खी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल ये है, कहते हैं बाज़ पुराने क्या कहा कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी के किस किताब से माखूज़ है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया नुक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। किससे माखूज़ है, नुक़ूश सुलेमानी। सवाल नंबर 5 कहते हैं सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ग्रामी का नाम बताइए। यानी सैयद सुलेमान नदवी साहब के उस्ताद का नाम क्या था। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ग्रामी का नाम मोहम्मद शिबली नोमानी है। क्या है भाई साहब, मोहम्मद शिबली नोमानी है। सवाल नंबर 6 कहते हैं कि हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं। ये देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप इसको देखते जाइए और बस प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वो बातें आपके ज़हन में बिल्कुल हूबहू छप जाएगी। और जब आपके ज़हन में जब ये बातें सारी छप जाएगी तो जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आप तो सोते हुए भी जवाब देने के काबिल हो जाइएगा। मतलब ये कह लीजिए कि इतना बेहतर याद हो जाएगा कि आप जिस भी कंडीशन में रहें आप उस सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसके जवाब में देखिए कहते हैं हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो, बल्कि गोश्त के साथ वाले उसी तरकारी को कलिया कहने लगे हैं। देखिए बहरहाल यहाँ पे सबों ने अपनी अपनी बात को यहाँ पर पेश किया, यानी अपनी अपनी ज़बान में। जैसा कि एक लफ्ज़ होता है वो किसी और ज़बान में किसी और माना में इस्तेमाल होता है, जब वो किसी और ज़बान में इस्तेमाल होता है तो उसका माना कुछ और बदल जाता है। समझ रहे ना। हम लोग शुरबा के साथ जो गोश्त तरकारी भी डाल दी जाती है उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलिया कहते हैं, और बाकी तरकारी को कलिया कहने लगे हैं। अब गोश्त के साथ साथ तरकारी को भी कलिया कहने लगे हैं। सवाल नंबर 7 कहता है सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश वो सन बिहार के किस ज़िले में है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश वो सन क्या है भाई, सूबे बिहार के नालंदा ज़िला में वाक़ है। यानी बिहार के अंदर ये पैदा हुए थे और नालंदा ज़िला के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 8 कहते हैं सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली ज़हन के मालिक थे। बेशतर उलूम के दरवाज़े उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। यानी कि ये गैर मामूली ज़हन, यानी कि क्या कहते हैं, मामूली के अलावा यानी अच्छे जहन के मालिक थे, और इनके लिए उलूम यानी इल्म का हासिल करना ये बिल्कुल आसान था और उसके लिए दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था। जो भी इल्म चाहे वो पढ़ सके, इनके लिए खुल चुका था। लेकिन इनका ख़ास मैदान अगर कोई रहा है तो वो क्या रहा है भाई, तारीख़ इस्लाम रहा है। क्या रहा है इनका ख़ास मैदान, तारीख़ इस्लाम रहा है। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 8 सवाल दिए गए थे, जिसको हमने आपके दरमियान हल करा दिया। और आप बताइए कि अंदर तकरीबन 11 सवाल दिए गए थे, उसको भी हमने हल करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।